हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं आपको एक नए फाइलम की तरफ ले चलते हैं। एनिमल किंगडम में आपने पार्ट 1 में देखा कि मैंने ढेर सारी चीज़ें आपको बताया, जिसमें मैंने हाइड्रा के विषय में बताया और उससे संबंधित अन्य जीव जो रहे उन सभी के विषय में मैंने आपको बताया कि यू स्पॉन्जिया क्या है, यू प्लैक्टेला क्या है, इसके विषय में मैंने बताया आपको। बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होते हैं, इन सब के विषय में बताया मैंने आपको। बॉडी क्या होती है, सिलोम क्या होते हैं, सिलोमिक कैविटी क्या होती है, इस तरह से मैं सारे पॉइंट को बताया। और इसी के साथ अब आप देखिए हमारे सेकंड पार्ट में हमारा पहला पॉइंट है फाइसेलिया। फाइसेलिया इसे कहा गया पुर्तगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगीज मैन ऑफ वार फाइसेलिया, जिसका फिगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। आप लोग इसको देखते रहिए कि पुर्तगीज मैन ऑफ वार, जिसका इसे पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से भी जाना गया, पुर्तगाली युद्धपोत। दूसरा है इसका अरेलिया, जिसको हम जेलीफिश के नाम से जानते हैं, और एडम्सिया है, हार्बिट कैट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनो, सी साइलेंट है, टीनोफोरा, इसको सी साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा, टीनोफोरा पढ़ा जाएगा, टीनोफोरा। टीनोफोरा इस संघ के जितने भी जीव होते हैं, इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं टीनोफोरा के टोटल एनिमल्स, ये सभी जो होते हैं, सभी एनिमल्स जलप्लावी होते हैं। जलप्लावी मतलब होता है जो समुद्र में आसानी पूर्वक तैर सकते हो, जो समुद्र में आसानी पूर्वक तैर सकते हो। तो इन्हें जैसे जेली कॉम्ब भी हो गया, तो या कॉम्ब जेली बोलते हैं उसको, कॉम्ब जेली, ये सब जलप्लावी हैं, जल की सतह पर आसानी पूर्वक ये तैरते रहते हैं। और अगली विशेषता इनकी ये होती है कि मुख्य रूप से जल की सतहों पर, जल जैसे पानी लगा हुआ है उसकी सतह पर ये तैरते हुए आसानी पूर्वक आपको दिखाई देंगे, जल की सतह पर ये आसानी पूर्वक तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये अरीय सममित होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, रेडियल सिमेट्री, अरीय सममित, एक व्यास सममित नहीं, अरीय सममित, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री के साथ साथ इसमें कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है। कोलोब्लास्ट सेल एक ऐसी सेल होती है जब कोई जीव इसके संपर्क में आता है तेजी के साथ ये दब जाती है, और दब करके इसके स्पाइन जाकर उस जीव के अंदर धंस जाते हैं और उस जीव को मार देते हैं। मारने के बाद उस जीव का भक्षण कर लेते हैं। इसलिए इसको कहा गया कि इसमें कोलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती है। और पश्चिमाभिकाएं या पट्टिकाएं इसमें उपस्थित होती है, लेकिन बहुतायत में नहीं, बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में उपस्थित होती है। इसमें द्विकोरकी है इनका शरीर, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है द्विस्तरीय, एक स्तरीय हो गया, उसी के ऊपर एक स्तरीय लगा हुआ है, इसको बोलते हैं द्विस्तरीय। तो ये स्तर इतने पतले होते हैं कि आप सिंपली इसको नहीं देख सकते, इसलिए इनको द्विस्तरीय नाम दिया गया। ये द्विस्तरीय होते हैं, इनमें ये द्विस्तरीय के रूप में देखे गए। और इनके अगर हम इनके और विषय में डिस्कस करते हैं तो टीनोफोरा का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स मोस्टली ये देखा गया कि ये उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि दोज टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दोज हु हैव मेल एंड फीमेल बोथ सक्सेस हैव अकर इन सिंगल एनिमल्स। हर्माफ्रोडाइट, एक ही एनिमल में बोथ सक्सेस, मेल एंड फीमेल बोथ सक्सेस हैव अकर, हर्माफ्रोडाइट बोला गया, उभयलिंगी होते हैं। और इसके केस में मैंने भी आपको बताया कि मैंने इसका फिगर अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, आप इसको देखते रहिएगा। इसको कहा जाता है फाइसेलिया। अब आप देखेंगे अगला एनिमल जो आता है वो फ्लैटवर्म के रूप में आता है।
फ्लैटवर्म के रूप में जो एनिमल डिस्कस किया जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स बोलते हैं उसको। फ्लैटवर्म को हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के नाम से जानते हैं। तो प्लेटी मतलब होता है फ्लैट वर्म, प्लेटीहेल्मिन्थ्स मतलब होता है फ्लैट वर्म। ध्यान देंगे चपटे कृमि, जैसे आप देखिएगा मैं कुछ चपटे कृमि को बना रहा हूं, इस तरह से आप देखिएगा कि ये चपटा कृमि है, ये चपटे कृमि के रूप में है। यहां पर ये माउथ हो गया इसका, ये माउथ पार्ट हो गया, और यहां पर ये इसका सेंटर पार्ट होता है, इसका सेंट्रल पार्ट होता है इस तरह से। और ये दोनों साइड बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दोनों साइड में इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें नलिकाओं का जाल ऐसा लगा हुआ होता है, इस तरह से नलिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है। आपको लगेगा कि इसमें नलिकाएं बहुत ही ज्यादा हैं। ये प्लेटियल फ्लैटवर्म है, ये चपटे कृमि के रूप में है, जो पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। फ्लैटवर्म हो गया है। जैसे इसको हमने कहा कि लीवर फ्लूक, क्या नाम दिया इसका? लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, ये लीवर फ्लूक बोला गया इसको। दूसरा होता है इसका टेपवर्म, एक को मैंने लीवर फ्लूक कहा, दूसरे को देखिए टेपवर्म कह रहे हैं। टेपवर्म का जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर जो हेड होता है इसमें ये सकर्स होते हैं, देख रहे हैं जो आप बना रहे हैं, इनको सकर्स बोला जाता है। और बॉडी बहुत ही पतली लंबी इस तरह से, काफी बड़े होते हैं ये, नेक बहुत ही पतली, जैसे जैसे ये बॉडी के बाहर होते चले जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए सिगमेंटेशन दूर होता चला जा रहा है, और गर्दन के पास तक आते आते सिगमेंटेशन इनमें बहुत ही पास पास हो जाता है, गर्दन तक आते आते खंड बहुत ही पास पास हो जाते हैं। यहाँ पर ये सकर्स बोला गया है इनको, सकर्स, सकर्स बोला गया, चूसक, इनको चूसक कहा जाता है। ये आंत में फ्लैटवर्म है, इसका भी फिगर हम अपलोड कर दे रहे हैं। ये मनुष्य की आंत में या अन्य जीव, बड़े जो है जंतुओं की आंत, बड़े एनिमल्स की आंत में एक चिपक करके वहां से अपने हेड रीजन को, इनका आप हेड रीजन देख रहे हैं, कि अपने हेड रीजन को आसानी पूर्वक, ये हेड रीजन है इनका, अपने हेड रीजन को आसानी पूर्वक ये धसा देते हैं, आप एलिमेंट्री कैनाल में धसा देते हैं, वहां से डाइजेस्टेड फूड को और न्यूट्रिएंट्स को और ब्लड को ये सक करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को और ब्लड को ये सक करते रहते हैं, इससे ह्यूमन बॉडी वीक हो जाती है। तो मोस्टली ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, और ये जो है ह्यूमन बीइंग्स में भी देखे गए, ये लीवर के ऊपर ज्यादा मात्रा में अटैक करते हैं, इसीलिए इसका नाम लीवर फ्लूक रखा गया, और इसका नाम है टेपवर्म। ध्यान देंगे, इसका नाम है टेपवर्म। ये टेपवर्म हो गया। जैसे रिबन होता है, फीता होता है, फीते के आकार, फीता आप लोगों ने देखा, रिबन देखा है, ये फीते के आकार के कृमि होते हैं। और चपटे कृमि बहुत ही पतले, फीता रिबन देख रहे हैं ना, जैसे जितना चपटा रिबन होता है उतना ही चपटा होता है। ये आंत के ऊपर एक विशेष प्रकार की झिल्ली, ऊपर से देखेंगे लगेगा कि आंत के ऊपर एक झिल्ली है, ऐसे आंत के ऊपर झिल्ली की तरह से चिपक करके पूरी एलिमेंट्री कैनाल में फैले हुए होते हैं। मोस्टली ये उस एनिमल में पाए जाते हैं जो कि कार्निवोरस होते हो, क्योंकि ऐसे पैरासाइट ये उन्हीं जीवों में पलते हैं। यह ह्यूमन इनका सेकेंडरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट इनके पिग होते हैं, लायन होते हैं, टाइगर होता है, पैंथेरा या जो है ये प्राइमरी होस्ट होते हैं। और ऐसे एनिमल्स को जो व्यक्ति खाता है, भक्षण करता है, जो व्यक्ति इसका भक्षण करता है उसके जो है शरीर से ये ब्लड को सक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं, पोषक पदार्थों को सक करते हैं, और सक करके अपने बॉडी को इनलार्ज करते चले जाते हैं, बॉडी को बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इनमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, इनमें जो है मीजेनकाइमा, मीजेनकाइमा मतलब होता है मध्य की परत, मीजेनकाइमा का स्थान इसमें जो है वो खाली है, और जो है पारेन्काइमा भी जो है पारेन्काइमा से भी ये भरे हुए होते हैं। और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, जंतु कोशिकाएं ये त्रिस्तरीय होती हैं, त्रिस्तरीय माने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। ध्यान रहे, एक्टोडर्म बाहर की परत हो जाएगी,
मेसोडर्म उसके मध्य की परत हो जाएगी, एंडोडर्म एकदम अंदर की परत हो जाएगी। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो मेसोडर्म इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म इसमें ज्यादा मात्रा में होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख चौधरी, मैंने बताया कि ये प्लेटिहेल्मिन्थ्स होते हैं जो कि पैरासाइट हैं, परजीवी हैं। अगर ये परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, जाहिर सी बात है कि अपना भोजन दूसरे के लिए ऊपर जो है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होंगे। इसी के साथ मैं तीसरा एस्केलमेंथीज, तीसरा फाइलम आपको बताने चल रहा हूं। एस्केलमेंथीज आप लोग देखिएगा, ये तो इस प्रकार के एनिमल्स रहे जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जिनकी लाइफ साइकिल डबल होस्ट में कंप्लीट होती है, जिनकी लाइफ साइकिल डबल होस्ट में कंप्लीट होती है। तो अब आप एस्केलमेंथीज में देखेंगे ASCHA, एस्केलमेंथीज, इस बात का ध्यान रखेंगे। ELMINTHESES, एस्केलमेंथीज उन्हें कहा गया, ध्यान दीजिएगा, इनमें सामान्य रूप से निमेटोड्स आते हैं। इन्हें निमेटोड्स के नाम से भी जाना जाता है। निमेटोडा, एस्केलमेंथीज जितने भी होते हैं सबको निमेटोड के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी फिगर आप देखिए, मैं अपने जो है एक गोल कृमि के रूप में होते हैं। गोल कृमि आप समझ, राउंड वर्म गोल कृमि के रूप में होते हैं, राउंड वर्म के रूप में होते हैं। और इसमें इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, त्रिस्तरीय होती है। उसमें भी आपने देखा, इसके पहले के आपने देखा फ्लैट वर्म में आपने देखा, या जो है प्लेटिहेल्मिन्थ्स में आपने देखा कि प्लेटिहेल्मिन्थ्स में 3 लेयर उसमें भी है, लेकिन मेसोडर्म की जो है वो वीक है, कमजोर है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिस्तरीय है, लेकिन मिडिल लेयर भी इसकी स्ट्रांग होती है। माने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिसमें मेसोडर्म इसका क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको जो है इसके विषय में बताया। कुछ और इसके कमेंट बताते हैं। इसकी बॉडी बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, बॉडी बाइलैटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्वमित, और बॉडी एसिगमेंटेड, खंड इसमें नहीं होता, एसिगमेंटेड बॉडी होती है इसकी। बॉडी वॉल एसिगमेंटेड, बॉडी इसमें सिगमेंट आपको नहीं दिखाई देगा कि ये पार्ट, इसमें किसी प्रकार का कोई सिगमेंट नहीं होता, इसीलिए इनको राउंड वर्म बोला गया। ध्यान देंगे। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें कूट गुहिका जंतु है। यह एक ऐसा जंतु है जिसको हम कूट गुहिका जंतु कहते हैं। स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, सिलोमेट के विषय मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिया है कि द स्पेस इन बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, द स्पेस इन बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इज कॉल्ड सिलोम। ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, अर्थात सिलोम जो है कुछ समय के लिए बनते हैं फिर बंद हो जाते हैं। जब तक ये जीव से ब्लड को सट नहीं करता, अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने पोषक को नहीं ले लेता, तब तक सिलोमेट दिखाई देता रहता है। जैसे जैसे पोषक पदार्थों के लेता जाता है, इसके अंदर सिलोम जो है भरते चले जाते। जैसे आप हैं, हम हैं, भोजन नहीं किए हुए हैं तो पेट खाली रहता है, जब भोजन कर लेते हैं तो पेट एकदम पूरी तरह से भर जाता है। तो ये स्थिति होती है इस प्रकार के, इस कैटेगरी के एनिमल्स की। तो इसलिए इस कैटेगरी के एनिमल्स को कहा गया स्यूडोसिलोमेट। इनका इंपॉर्टेंट कमेंट होता है, इसमें सर्कुलेशन सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम, इन दोनों सिस्टमों का अभाव होता है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट, कि निमेटोड्स जितने एस्केलमेंथीज जितने भी हैं, टोटल एस्केलमेंथीज में, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड का सर्कुलेशन करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये दोनों सिस्टम जो होते हैं इनका अभाव होता है। तो फिर आप बोलेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता होगा, फिर जो न्यूट्रिएंट, जो फूड मटेरियल लेते हैं उसका जारण कैसे होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे जीव हैं जो कि पचे हुए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, अर्थात पाचन के लिए इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि पचे हुए भोज्य पदार्थों को स्वयं ये ग्रहण कर रहे हैं। अगर पचे हुए भोज्य पदार्थों को स्वयं ये ग्रहण कर रहे हैं, इसमें पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कहा गया कि ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। और दूसरा आपने देखा कि श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन की आवश्यकता जो होती है वो ऑक्सीजन के लिए होती है, और ऑक्सीजन क्या करता है, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनका कंबस्शन करता है, उनका जारण करता है। तो बॉडी के अंदर के ग्लूकोज का कंबस्शन करे, जारण करे, उसके जारण करने से पहले ये डाइजेशन मटेरियल को ले रहे हैं, ऐसे मटेरियल को स्वयं अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, जिनके जारण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें ध्यान रहे कि ये जितने भी जंतु इसके देखे गए मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। जंतु इसके जितने होते हैं वो मोस्टली एक लिंगी होते हैं। यूनिसेक्सुअल जिसको बोला गया डायोसियस, यूनिसेक्सुअल मींस डायो, एक लिंगी मींस डायोसियस, डायोसियस है। इनमें लैंगिक विरूपता होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता, अर्थात मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर इसमें शो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा गया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसीलिए इनमें नर और मादा दोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता है आसानी से। नर और मादा को अलग अलग, लैंगिक द्विरूपता है, लैंगिक द्विरूपता है माने मेल और फीमेल देख रहे है एक ही जंतु में, लेकिन कोई मेल है कोई फीमेल है। तो लैंगिक द्विरूपता होने के कारण इनको पहचानना आसान हो जाता है। लैंगिक द्विरूपता होने के कारण इनको पहचानना आसान हो जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से लास्ट कमेंट इसका देखिएगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इसका जो होता है मोस्टली वो सेक्सुअल होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और निषेचन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें। और परिवर्धन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जो स्पष्ट नहीं होता है, अर्थात ये बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट इनका स्टार्ट हो जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। और ऐसे ही जीवों में जो है जिनको हमने कहा है कि ये एस्केलमेंथीज हैं। एस्केलमेंथीज में आप लोगों को एग्जांपल में बता देना चाहता हूं। जैसे आप लोगों ने एस्केलमेंथीज में देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। आप देखिएगा यहां पर, आप देखिएगा कि ये जो है एक लाइन जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक केचुआ है जो पेट का केचुआ है। क्या है ये पेट का केचुआ है। तो ये इसको पेट का केचुआ बोला जाता है, पेट का केचुआ बोला जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे एक स्पाइन सूप दिखाई दे रहा है, और ये जो होता है ये फीमेल है। क्या है ये फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो यहाँ पर ये मेल है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि फीमेल और मेल में क्या अंतर होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिगर में फीमेल की लंबाई मेल के कंपेयर में ज्यादा होती है, मींस फीमेल इज लार्जर देन मेल। एंड अदर एग्जांपल, अदर कमेंट्स, द इंड साइड ऑफ मेल इज बेंड। मेल का इंड साइड जो होता है वो बेंड होता है, मुड़ा हुआ होता है। और क्या देखेंगे, और देख रहे मेल में स्पाइनल सूप पाया जाता है, इसको स्पाइन सूप बोला जाता है। स्पाइनल सूप जो इस कांटे की तरह से संरचना देख रहे हैं आप, एक कांटे की तरह से हल्की सी संरचना देख रहे हैं आप, इसका स्पाइनल सूप होते हैं जिसकी सहायता से आसानी पूर्वक फर्टिलाइजेशन कर लेता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसकी सहायता से आसानी से ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा। मैंने अभी आपको बताया कि यह इसका रीजन जो शो कर रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के रीजन को शो कर रहा है। तो जैसे स्काइरिस या स्काइरियाज बोला जाता है, स्काइरिस, स्काइरिस जो जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में पेट का केचुआ, जो भी हम भोजन करते हैं, कभी कभी बच्चे जो है मिट्टी को खाना पसंद करते हैं, तो मिट्टी में जो है ऐसी सब्जियों को मार्केट से हम लेकर के आते हैं जिनको विदाउट वॉशिंग के, बिना वॉश किए, बिना धोए उसको हम जो है उसको हल्का फुल्का धो दिए, पता लगा उसके एग इसके ऊपर है, तो एग जो होते हैं अपने ऊपर एक सिस्ट मोटी कवर का को धारण कर लेते हैं, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये सिस्ट जब जो है सब्जी को काटा जाता है, काट कर उसको बॉयल किया जाएगा, उबाला जाएगा, ये सिस्ट उतना ही ज्यादा हार्ड हो जाती है। इसीलिए सिस्ट के हार्ड हो जाने के कारण ये जीव आसानी पूर्वक जो है वो डेड नहीं होते हैं। इनके सिस्ट जो है, इनके
जो छोटे छोटे अंडे होते हैं जिनके ऊपर हार्ड लेयर बन गई है, ये आसानी पूर्वक डेड नहीं होते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट जो भोज्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, हमारे शरीर के अंदर पहुंचने पर ये जो है एक्टिव हो जाते हैं, इनकी सिस्ट ऊपर से जो है डैमेज हो जाती है और ये जो है इनके अंडे फूटते हैं और एक स्कैरिस का केचुआ एक बार में करीब 2 लाख अंडे देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, अगर इस तरह से एक भी केचुआ हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, एक भी केचुआ हमारे शरीर में जन्म ले लिया एक अंडे से, तो वह जो है कुछ ही महीनों बाद 2 लाख अंडे देगा, जिसमें से मैं मान के चलता हूं, चलिए ठीक है, इसमें से 2.5 लाख 2 लाख अंडे दे रहा है, तो इसमें से 1,80,000 1,90,000 अंडे जो है बेकार हो गए, सब बॉडी के से एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए रेक्टम से होते हुए बाहर निकल गए। लेकिन जो अंडे बचे उससे डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलप करने के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रन करते रहते, रोटेट करते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं और आ करके ये ब्लड को जहां भी एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती है, डाइजेस्टिव कैनाल नहीं होती है और ये आसानी से शक करते, पचे पचाए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और पचे पचाए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ब्लड को शक करते हैं, उसी से अपना जीवन, इससे ह्यूमन की बॉडी जो होती है वो एनीमिक हो जाती है। एनीमिया का मतलब होता है जिसके अंदर रुधिर की कमी हो जाए, उसको एनीमिक कहा जाता है। ब्लड की कमी हो जाने से आदमी को चलने में दिक्कत, थोड़ा सा चलेगा उसके बाद वो हाँफने लगता है, तेजी के साथ चल नहीं सकता है, अर्थात ब्लड की कमी हो जाती है। शरीर, जब ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, तो शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये सारे कमेंट जो आपने देखा, ये सब सारे के सारे कमेंट जो है आपको एस्केलमेंथीज से मिल रहे हैं और एस्केलमेंथीज में स्कैरिस जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कैरिस। और स्कैरिस के विषय मैंने आपको बताया, मेल और फीमेल स्कैरिस, जिसका प्रैक्टिकल भी आप लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल में भी इसके कमेंट लिखेंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, आप लोग ध्यान दें कि इसमें अगर कमेंट लिखने के लिए आ जाए तो इसको जरूर लिखिएगा कि मेल इज लार्जर देन फीमेल। फीमेल जो होता है, फीमेल इज लार्जर देन मेल, सॉरी फीमेल इज लार्जर देन मेल, फीमेल जो होता है मेल से लंबी होती है। और सेकंड कमेंट क्या देखेंगे, फीमेल जो है मेल की साइड जो है साइज वो छोटी होती है और उसका निचला पोर्शन वो मुड़ा हुआ होता है, बेंड होता है, और जहां पर ये बेंड होता है वहीं पर स्पाइनल सूप पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से आसानी से फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कर लेता है। कभी कभी ये जब आदमी रात को आसानी से सो जाता है, निद्रा में हो जाता है, सो जाने कंडीशन में रोटेट करते, बॉडी के अंदर से रोटेट करते हुए ये रोटेट करते धीरे धीरे ये जो है आपके जो आहार नाल से होते हुए जब ग्वाटर तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर खुजली जैसा अनुभव होता है और आदमी को तेजी के साथ छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये मुंह से जो है या नाक से केचुए जो है वो बाहर निकल आते हैं। तो वहां पर घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी मेडिसिन पिपराजीन, इसकी सिंपल मेडिसिन होती है पिपराजीन। उस मेडिसिन को ले लेने से इसके बॉडी के अंदर जो है शाम को खाना खाने के बाद पिपराजीन खा लिया जाता है, पी लिया जाता है, लिक्विड मटेरियल बेस्ड में आता है पिपराजीन। उसी के साथ साथ पिपराजीन के साथ साथ इसमें जो है आदमी अगर थोड़ा सा मीठा खा लेता है, शक्कर खा लेता है, गुड़ खा लेता है, तो ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं स्कैरिस और तेजी के साथ न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करने के लिए रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे रोटेट करते हुए आकर के पहुंचते हैं गले तक, तो यहाँ पर से छींक आती है और उसी को जो है मेडिसिन के इफेक्ट से ये मर जाते हैं और आपके शरीर से ये जो है दैनिक क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखा आप लोगों ने कि मर जाने के बाद इनको दैनिक क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जा रहा है। कुछ वोमिटिंग से बाहर आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो छींक वगैरह से आया, जो है खांसी वगैरह से तेजी से बाहर आ जाते हैं। तो ये तब होते हैं जब इनकी संख्या बॉडी में मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके इफेक्ट से बॉडी जो है कंप्लीटली डिजीजेज हो जाती है, पूर्णतया रोगग्रस्त हो जाती है। और जो रोग होता है उसका नाम दिया गया एनीमिया, उसका नाम दिया गया एनीमिया डिजीज। तो ये एनीमिक बॉडी को एनीमिक बना देते हैं। अब इसी से रिलेटेड अगला फाइलम जो हमारा आता है, अगला फाइलम आता है, अभी एस्केलमेंथीज में आप लोगों ने स्कैरिस के विषय में देखा और मैंने बताया कि स्कैरिस अगर एक बार फर्टिलाइजेशन कर लेता है तो लगभग जो है यह 2 लाख अंडे दे देता है।
एक साल में मैक्सिमम अंडों की संख्या इनकी 2 लाख हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से इससे बचने के लिए हमको जो मार्केट से लाई हुई सब्जियों को पहले पूरी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। फिर उसे जो है जब कंप्लीटली वॉश हो जाए, पूरी तरह से धो लिया जाए, फिर उसे पकाना चाहिए और अच्छी तरह से उबाल करके तब उसे खाना चाहिए, ताकि इसके जो भी लार्वा हो, जो भी पीपा हो, जो भी एग्स हो, वो कंप्लीटली डेड एंड डिकेट कर जाए, मर जाए, सड़ जाए उसी में। तो ये चूंकि इतने माइन्यूट होते हैं को नेकेड आइज द्वारा नहीं देखे जा सकते, इसलिए अगर इनसे प्रिजर्वेशन करना है, इनसे आपको अपने को सुरक्षित करना, अपने को बचाना है, तो आपको ये प्रिकॉशन जरूर लेना होगा। आपको इनसे जरूर अपने को बचाना होगा कि सब्जियों को पूरी तरह से वॉश करने के बाद ही आप भोज्य पदार्थ के रूप में इसको ग्रहण करें। आइए 3 फाइलम मैंने आज आपको खत्म कर दिया। 3 फाइलम में मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। मैंने एस्केलमेंथीज आपको बताया और प्लैटीहेलमिन्थीज बताया और टीनोफोरा मैंने बताया, प्लैटीहेलमिन्थीज बताया और एस्केलमेंथीज बताया। ये 3 फाइलम मैंने बताया। और अब चौथा फाइलम हमारा आ रहा है, चौथा आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, फाइलम एनिलिडा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो नेक्स्ट फाइलम आ रहा है, फाइलम एनिलिडा, ध्यान दीजिएगा। एनिमल लीड्स, एनिलिडा मींस होता है एनिमल लीड्स, रेगुलर रिंग। इसमें एनिलिड्स में केचुआ आता है, अर्थवर्म। ध्यान देंगे, ये अर्थवर्म है केचुआ, जो जमीन को सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाता है। ध्यान रहे, अर्थवर्म एक ऐसा जीव है जो किसानों का मित्र कहा जाता है। अर्थवर्म को क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र बोला जाता है। इनकी बॉडी बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, द्विपार्श्व सममित होते हैं। अर्थवर्म द्विपार्श्व सममित होते हैं। ध्यान रहे कि ये जो है त्रिकोर की होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय और साइटोसिन में पाया जाता है। सुविकसित पाचन तंत्र भी पाया जाता है, सुविकसित डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। इनमें इसे अर्थवर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। अर्थात अर्थवर्म जो है, केचुआ जो है, एनिलिडा संघ का जो प्राणी है, लीच, अर्थवर्म, ये सब जो है ये आसानी पूर्वक जो है ये भोज्य पदार्थों का ये अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उनकी क्रशिंग करते हैं, उनको चबाते हैं। इनमें गिजर्ड होता है, गिजर्ड की सहायता से उसको ऐसे पीसते हैं। पीसने के बाद ये बॉडी को जो है बॉडी के अंदर भोज्य पदार्थों को लेके जाते हैं और ले जाने के बाद इसमें टिफ्लोसोल रीजन होता है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं, सीकम होता है और वहां पर ये जो है जूस निकलते हैं जो इनको आसानी पूर्वक डाइजेस्ट कर देने का वर्क करते हैं। तो आपने देखा कि इनका डाइजेशन इसमें से आसानी पूर्वक हो जाता है। तो आसानी पूर्वक डाइजेशन हो, इसका सीधा सा अर्थ यह होता है आसानी पूर्वक डाइजेशन हो रहा है इसमें, अर्थात इसमें एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट है, यह प्रमाणित हो गया। और जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट नहीं है वो पचे हुए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा। जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट है वह जो है ऐसे भोज्य पदार्थों को लेगा जिसके सहायता जो कि जैसे हरी पत्तियां हो गई, केचुआ इन पत्तियों को घसीट करके ले जाता अपनी होल में, बिल में लेके जाएगा, होल में लेके जाएगा और वहां पर इसको धीरे धीरे इसका भक्षण करता है, इसको खाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आसानी पूर्वक उसका भक्षण कर ले जाता है, उसको डाइजेस्ट कर ले जाता है। ध्यान रहे कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, केचुए के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है और इसमें इरिथ्रोक्लोरिन होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये जो है फर्टिलाइजेशन मोस्टली देखा गया कि लैटरल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो है भोर के समय में 2 केचुए पास से बाहर आते हैं और एक दूसरे, चूंकि एक ही केचुए में हर्माफ्रोडाइट है, एक ही केचुए मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं।
जब दोनों सेक्स ऑर्गन होते हुए भी यह सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, उसका रीजन यह होता है कि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गनों की मैच्योरिटी सेम टाइम पर नहीं होती है। अर्थात मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की मैच्योरिटी सेम टाइम पर नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनकी मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पर होती है, इसीलिए ये फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए ये सदैव एक दूसरे केचुए पर आश्रित होते हैं। और ये जब दूसरे केचुए पर आश्रित होते हैं, ये दोनों केचुए भोर के समय, बरसात के महीने में भोर के समय में बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के एक दूसरे के साथ लैटरल वाइज इस तरह से आकर के अटैच हो जाते हैं, और एक का स्पाइन दूसरे के सूप जो है पिनियल सूप में, और एक का पिनियल सूप दूसरे के जो है स्पर्मेटिकी में जाकर के इंटर कर जाता है, और अपने अपने स्पर्म को एक दूसरे में ये उड़ेल देते हैं, और वही स्पर्म अंदर जाकर के जो है वो ओवम के साथ जो है ओवम के साथ मिलता है, मैच्योर ओवम के साथ मिलता है और कोकून का फॉर्मेशन कर देता है। जब ये कोकून का फॉर्मेशन करता है तो एक अर्थवर्म के ऊपर कोकून जो होता है वह उसका जहां पर क्लाइटेलम रीजन होता है, पहले एक अर्थवर्म के टोटल सेगमेंट की लंबाई जो होती है, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट 120 सेगमेंट होते हैं। 120 सेगमेंट में से फर्स्ट टू 14 सेगमेंट जो होता है ये एंटीरियर पार्ट होता है। 15, 16, 17 सेगमेंट जो होता है, 14, 15, 16 सेगमेंट जो होता है ये जो है क्लाइटेलम रीजन होता है, और 14, 15, 16 सेगमेंट के बाद का सेगमेंट जो होता है उसमें आप देखेंगे कि इनके बॉडी का आधा पार्ट आता है। तो ये क्लाइटेलम रीजन पर जाकर के कोकून का फॉर्मेशन कर देते हैं, और उस कोकून को ये लेकर के टहलते रहते हैं। जब ये समझ जाते हैं कि इनके अंदर का कोकून मैच्योर कर गया है, तो ये अपने बॉडी से आपने रिंग को देखा, अंगूठी को देखा, इस तरह धीरे धीरे कोकून को, ये मान लीजिए कोकून है, अपने बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ इस तरह से खींचते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि कोकून ये छूट जाता है, केचुआ पूरी तरह से बाहर निकल आता है। इस तरह से ये कोकून के लेकर के टहलते रहते हैं और फिर कोकून को ये छोड़ देते हैं। जब ये कोकून को छोड़ देते हैं तो एक कोकून में कम से कम हजारों केचुए उससे उत्पन्न होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि ये हाथ जो है बाइसेक्सुअल होते हुए भी, मोनोसियस होते हुए भी, एक में ही, एक केचुए में ही मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। इसके बाद भी आपने देखा कि ये आसानी पूर्वक जो है ये जन्म की क्रिया के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ये जो है अपने सीटी होती है इनका लोकोमोटिव ऑर्गन। सीटी जो होती है काइटिन की बनी होती है। केचुए को उलट करके जब आप ऐसे उल्टी साइड से अंगुली को फिराएंगे तो आपकी अंगुली में कुछ खुरदरापन एहसास होगा जो इनकी सीटी को बताता है, अर्थात इसमें सीटी पाई जाती है जो इनके खुरदरेपन को स्पष्ट कर देती है। इसी सीटी की सहायता से केचुआ जो है चलता रहता है। केचुआ जब चलता है तो आगे की साइड में सीटी को ऐसे धंसा देता है, फिर अपने पूरी बॉडी को खींचता है, फिर अपने हाथ मुंह को आगे बढ़ाता है, फिर इस तरह से खींचता है, फिर मुंह को आगे बढ़ाता है, फिर इस तरह से खींचता है, इस तरह से रुक करके खींचता है। माउथ पार्ट इसका पेरिस्टोमियम और पेरिस्टोमियम का बना होता है। पेरिस्टोमियम पार्ट जो होता है वो रेगुलर जो है सर्कुलर मसल्स का बना होता है, और प्रीस्टोमियम जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का बना होता है। प्रीस्टोमियम से मिट्टी को काट करके खाता है, और मिट्टी को खाता है, और मिट्टी को जो उसी मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। मिट्टी की फर्टिलिटी पावर को, सॉइल की फर्टिलिटी पावर को जो है इंक्रीज करता है। इसीलिए इसको बोला गया फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्या बोला गया? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा जो है फील्ड में, सॉइल में जितना ज्यादा से ज्यादा अर्थवर्म पाए जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी उतना ही ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती है, डेवलप करती है। तो ये मैंने समाप्त किया। अब अगला हमारा आता है आर्थ्रोपोड, जो सबसे लेंदी, जो सबसे लंबा खंड है। इसको हम आपको अपने थर्ड लेक्चर में देंगे। अपने सेकंड लेक्चर में आज मैं यहीं तक चार जो है मैंने 4 फाइलम आपको पढ़ाए। ध्यान दीजिएगा, एनेलिडा मैंने पढ़ाया, एस्केलमेंथीज मैंने पढ़ाया, प्लेटीहेल्मिन्थीज मैंने पढ़ाया, और नाइडेरिया मैंने पढ़ाया, या टीनोफोरा मैंने पढ़ाया। ये 4 फाइलम मैंने आज आपको पढ़ाया है। तो 4 फाइलम के अलावा जो इंपॉर्टेंट कमेंट, सारे कमेंट मैंने बता दिए। अब हमारा अगला फाइलम जो इंपॉर्टेंट फाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, और सबसे ज्यादा लेंदी, सबसे ज्यादा लंबा फाइलम है, आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई फाइलम नहीं हुआ, फाइलम है आर्थ्रोपोड। फाइलम आर्थ्रोपोडा ये सबसे लंबी फाइलम होता है। जितने भी आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा, आर्थो मींस जॉइंटेड, पोडा मींस लेग, जॉइंटेड लेग्स,
अब हम उन जीवों का अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट माने पार्ट 3 में, उन जीवों का अध्ययन करेंगे जिसमें जो है जिसके जो है लेग्स जो है वो ज्वाइंटेड होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा YouTube चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, और मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से लेक्चर दे रहा हूं और मैं अपना लेक्चर लगातार देता रहूंगा अपने चैनल पर। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अपना ये स्पीच, अपना ये जो है लेक्चर लगातार देता रहूंगा, जो कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आने वाले एग्जाम के, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।